चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है संख्या, शरीर संख्या शारीर अध्ययन। तो सबसे पहले तो कि हमारा शरीर जो है ना वो 6 अंगों से निर्मित है। मेनली मतलब 6 मेजर अंग हैं। उनसे जुड़े हुए बाकी जो अंग हैं उनको बोला जाता है प्रत्यंग। ठीक है। तो 6 अंग क्या क्या है देख लो। यहाँ लिखा है दो बाहु, दो सक्ति मतलब कह लो दो हाथ और दो पैर। सिर ग्रीवा एक साथ जोड़े और बाकी जो बीच का हिस्सा पूरा बचा अंतरादि कह गया वो एक हो गया। तो षडंग शरीर है, दो बाहु दो शक्ति, शिरोग्रीवा और अंतरादि। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे सवाल भी पूछ लिया था कि इनमें से किसने ये अंतरादि शब्द दिया है या फिर शिरोग्रीवा शब्द दिया है। ऐसा कुछ सवाल था रिसेंटली, हम देख रहे थे किसने पूछा भी था। देख लेना। तो ये जो है ये चरक वाला श्लोक है। आगे देख रहे हो प्रत्यंग। चरक और भेल के 56 है, काश्यप के 87 है, 87। काश्यप के बहुत जरूरी है। वैसे चरक के भी याद रखना 56, काश्यप के 87। यानी इन अंगों के साथ जो बाकी अंग साथ में लगे हुए हैं जिनकी हम और बात करते हैं उनको प्रत्यंग कह दिया। तो उनकी संख्या 56 और 87 बाय काश्यप। भाव प्रकाश अष्टांग शरीर का उल्लेख करते हैं कि शरीर में 8 अंग हैं। कैसे? तो सिर ग्रीवा देख रहे हो अलग कर दिया इन्होंने, प्लस हाथ है, वक्ष, उदर, तो ये अंतरादि भी अलग अलग कर दिया, वक्ष अलग कर दिया, उदर अलग कर दिया। पर पार्श्व पृष्ठवंश की अलग से बात कर ली। ठीक है ना। और शक्ति। तो भाव प्रकाश ये अष्टांग शरीर का उल्लेख करता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों के अनुसार कितनी कितनी अस्थियां हैं हमारे शरीर में और किस तरह वो अरेंज्ड हैं। तो ये जो आप डिवीजन देख रहे हो ना कि चरक 360 अस्थियां, 128, 140 और 92, 92। तो वो इस तरह से है। आप ऊपर लिख लेना शाखा, यहाँ मध्य शरीर, मध्य शरीर, और लास्ट में जो है वो ऊर्ध्व चतुर्गत। ठीक है। शाखा, मध्य शरीर और ऊर्ध्व चतुर्गत कितनी कितनी अस्थियां हैं। तो पहले तो नंबर देख लो आप। चरक और वाग्भट का एक जैसा है, 360 360। सुश्रुत की 300 है और मॉडर्न की 206, आप जानते हो। तो 360 360 कैसे होती है वो देखते हैं। तो 128, 140 और 92। आप इस क्रम को चेंज मत करना। ऐसा मत कर लेना कहीं अपनी सहूलियत से यहाँ कर लो कि 92, 128, 140। क्यों? क्योंकि आगे शारीरिक स्थान जब हम पढ़ेंगे सुश्रुत का भी, तो हर जगह यही जो पैटर्न है फॉलो करेंगे हम लोग। तो हमें वरना बार बार दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरीके से याद करना। तो 128, 140 और 92। वाग्भट देख रहे हो 360 कैसे होती है। तो 140, 120 और 100 सबसे आसान इनकी याद करना होता है कि घटते हुए क्रम में है। पहले 140 है, फिर 120 है, फिर 100 है। वाग्भट 360 में। चरक की 128, 140 और 92। सुश्रुत की 300 है, 120, 117 और 63। और रटनी है आपको अब ये चीजें। अब बहुत कुछ रटने का आएगा। शारीर पूरा सुश्रुत का तो रटने का ही है। तो 120, 117 और 63 सुश्रुत की 300 जो बॉन है। और मॉडर्न की 206। तो सुश्रुत की तरह देखो आप 120, तो यहाँ भी 120 है। पर लास्ट में वहां 63 है तो यहाँ 36 है। बस वो नंबर बदल गए, 6 3 का 3 6 हो गया। इस तरह करके 63 और यहाँ 36। बाकी जो बच गई वो 50 रह जाती है। 50, 120, 50 और 36। तो याद करना है, मैं पूछ लूंगा कभी भी। और थोड़ा सा आसान कर देता हूँ जो मेरा तरीका है, वो भी आपको बता देता हूँ। मैं ये करता हूँ इसके अंदर, जैसे चरक वाली 360 है, उनमें यहाँ देख रहे हो 128 और यहाँ देख पा रहे हो 92। तो यहाँ तो 130 में दो कम है, यहाँ 90 से दो ज्यादा है। मतलब कि दो का एक आंकड़ा है, अगर वो माइंड में हल्के से रखोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा कि 128 है वहां पे और तो वहां 92 होंगे, ऐसा करके। सेम सुश्रुत में यहाँ देख रहे हो 117, यहाँ 120 में तीन कम है, तो यहाँ 60 में तीन ज्यादा है, मतलब 117 और 63, ऐसा करके। तो इससे भी और थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर माइंड में रखोगे ये शब्द। आगे चलिए। अच्छा अगली चीज और कह दूं कि यहाँ जो पढ़ोगे उसको बस यहाँ पढ़ोगे, मतलब मॉडर्न बहुत रिलेट नहीं करोगे, क्योंकि होंगी भी नहीं चीजें ज्यादा रिलेट। ठीक है। तो जैसा यहाँ लिखा है, जो लिखा है उसको वैसे ही जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ लिखा है श्रोणी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो चरक की 3, वाग्भट की 4 और सुश्रुत की 5।
चरक की 3 है, उनसे ज्यादा वाग्भट की है 4 और सुश्रुत की 5 है। कैसे? तो दो देख रहे हो, कह रहे हैं श्रोणी फलक की बौन होती है, और एक कह रहे हैं एक होती है भगास्थे। तो भगास्थे तो सभी ने मानी है, तीनों की देख पा रहे हो यहाँ पे आप। तो भगास्थी कॉमन है, चरक हो, सुश्रुत हो, चाहे वाग्भट हो। चरक की दो है श्रोणी फलक के अंदर। सुश्रुत वाग्भट दोनों ने कहा कि भाई दो दो नितंब वाली, यही मान लो आप श्रोणी फलक। और एक एक दोनों ने त्रिकास्थी दी। सुश्रुत में एक एक्स्ट्रा जो है वो है ये गुदास्थी। एक्स्ट्रा जो है सुश्रुत के अंदर, जिससे 5 हो जाती है उनकी, वो है गुदास्थी। तो चरक 3, वाग्भट 4, सुश्रुत 5। चरक की 3 में 2 श्रोणी फलक और एक भगास्थी। तो भगास्थी सब में है। इसके अलावा सुश्रुत वाग्भट दोनों में नितंबास्थी है, दो दो। दोनों में ही त्रिकास्थी है, एक एक। एक गुदास्थी एक्स्ट्रा सुश्रुत के अंदर। तो ये श्रोणी में अस्थियां हैं। नेक्स्ट जीवा, ये कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय का अधिष्ठान भी है। ठीक है, कर्मेंद्रिय भी होती है और ज्ञानेंद्रिय का अधिष्ठान तो है ही, वो तो आप जानते ही हो पहले से। चरक, सुश्रुत, वाग्भट सभी ने कहा कि हृदय जो है चेतना का स्थान है। यहाँ पर इनके श्लोक भी लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो। चरक का श्लोक लिखा है, हृदय चेतनाधिष्ठानम एकम, कि हृदय जो है वो चेतना का अधिष्ठान है। आगे शारंगधर का भी श्लोक लिखा हुआ है, हृदय चेतना स्थानम ओजो आश्रय मतम, कि हृदय चेतना का स्थान है, साथ साथ ओज भी यहीं रहता है। तो याद रखना, शारंगधर वाले श्लोक में ओज की बात भी हुई है, जरूरी है क्योंकि वो श्लोक है। फिर दोनों श्लोक सुश्रुत के भी लिखे हैं। हृदय चेतना स्थानम उक्तम उक्तम सुश्रुत देही नाम, और विशेषण चेतना स्थानम हृदय के लिए, तो ये भी सुश्रुत का है। इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऊपर वाले श्लोक में तो लिखा ही है सुश्रुत, हृदय चेतना स्थानम उक्तम सुश्रुत देही नाम, ऐसा करेंगे। और नीचे वाला जो श्लोक है उसमें विशेष शब्द आया, तो ऐसा कर लो कि भाई शारीरिक स्थान तो विशेष सुश्रुत का ही है वैसे भी, तो उससे रिलेटेड बात जो है, तो वैसा स्टेटमेंट विशेष वाला सुश्रुत का है। तो विशेषण चेतना स्थानम हृदय में, ऐसा सुश्रुत ने लिखा है। नेक्स्ट है प्राणायतन की संख्या। तो 10 प्राणायतन होते हैं चरक के अनुसार। आपको पीछे पढ़ाया होगा, आचार्य भेल के अनुसार कितने स्थानों पर रहता है प्राण? बारह। ओज और 12। अग्नि बारह। हाँ, वो ओज और अग्नि 12 स्थानों पर रहते हैं मेनली, है ना। एक आपको वो पढ़ाया होगा, सुश्रुत के अनुसार प्राण कितने माने गए हैं? तो एकादश 12 और में ही 12। एकादश द्वादश। ठीक है, तो द्वादश और एकादश, मतलब 12 या 11, ऐसा सुश्रुत के अनुसार प्राण तो 12 या 11। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हो प्राणायतन की संख्या 10 बताई है, लिखे हुए भी हैं 10 कौन कौन से हैं। अब तो ध्यान आ रहे होंगे, सूत्र स्थान में पढ़ाया गया आपको। तो यहाँ नाम लिखे हैं, मूर्धा, कंठ, हृदय, नाभि, कुद, बस्ती, ओज, शुक्र, शोणित और मांस। तो रटना नहीं है, फिर वही बता रहा हूँ बाद में, कि सूत्र 29 के अंदर भी जो आप पढ़कर आ चुके हो वहां भी ये उल्लेख है। लेकिन वहां पे क्या है, मांस और नाभि लिखे हुए हैं शंख के स्थान पर, दो शंख। मतलब वहां पे शंखो लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी जगह क्या लिखा है, मांस और नाभि, कि दो शंख की जगह एक मांस और एक नाभि। ये कोई मतलब की बात नहीं है, मैंने अपने याद करने के लिए कहा था कि प्रारंभ के 6 मर्म है इसके अंदर, तो वो आप रटने की आपको जरूरत नहीं है। आगे चलिए, कोष्ठांगों की संख्या कितनी है? तो चरक के अनुसार कोष्ठांगों की संख्या कह रहे हैं 15। भेल के भी 15 ही हैं। सुश्रुत के कह रहे हैं 8 हैं। सुश्रुत चिकित्सा 2 में बताए गए हैं, तो कह रहे हैं 8 है। मेनली नंबर याद रखना, आमाशय, अग्न्याशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुधिराशय, हृदय, उंडुक और फुफ्फुस। इनको याद रख लेना कौन से 8 हैं। तो हम इस तरह याद रखते हैं कि अग्नि में पके आम खाने से मूत्र में रक्त आता है। मतलब कि अच्छा नहीं है कि अग्नि में आम पका के खाना, तो उससे क्या होता है कि मूत्र में रक्त आता है। प्लस 3 है हृदय उड़ा फुरफुर, है ना, कि हृदय उड़ गया मेरा, फुरफुर ऐसा। हृदय उड़ा फुरफुर, हृदय, उंडुक और फुफ्फुस। तो सुश्रुत के 8, अग्नि में पके आम खाने से मूत्र में रक्त आता है, और हृदय, उंडुक और फुफ्फुस, हृदय उड़ा फुरफुर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि चरक, भेल के तो 15 होते हैं, लेकिन भेल के 15 में डिफरेंस क्या है, कि चरक ने ना पकवाशय लिखा है, तो उस पकवाशय की जगह उन्होंने अवहनन लिखा है, भेल ने। पकवाशय की जगह अवहनन।
काश्यप के 13 हैं, चरक के 15 की जगह। तो डिफरेंस क्या है कि चरक में अधरगुद और उत्तरगुद ऐसे दो नाम आए हैं, तो उसकी जगह उन्होंने सिर्फ गुद लिख दिया, दो का एक कर दिया, प्लस पुरुषाधार, इसको माना ही नहीं, तो कुल दो का डिफरेंस आ जाएगा। तो काश्यप ने अधरगुद और उत्तरगुद के स्थान पर गुद लिखा और पुरुषाधार का उल्लेख ही नहीं किया। नेक्स्ट, अष्टांग संग्रह, उनके 8 हैं। तो अष्टांग संग्रह 8, देख लो कुछ खास नहीं है। अष्टांग हृदय के 11 जो हैं, उनको हम जरूर याद रखते हैं कि एक्स्ट्रा कौन से हैं, उनके 11 हो जाते हैं, संग्रह के 8 हैं, हृदय के 11 हैं। तो तीन जो एक्स्ट्रा हैं उसके लिए ट्रिक लिख लो, क्लाउडिना। हम क्लाउडिना करके एक ट्रिक लिखते हैं उसकी, क्लाउडिना यानी क्लोम। फिर देखोगे डी से डिम, और ना से ये ना भी, तीन नाम ही एक्स्ट्रा है। तो संग्रह में हृदय से तीन कम होते हैं, कौन से तीन नहीं है वहां, तो क्लाउड नहीं, क्लोम, डिम और नाभि, ये तीन नहीं है। तो एक बार फिर से अगर नंबर की बात करूं मैं, तो चरक में और भेल में 15, सुश्रुत में 8। सुश्रुत के 8 हमने याद किए कि अग्नि में पके आम खाने से मूत्र में रक्त आता है और हृदय उड़ा फुरफुर। भेल और चरक उनके सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है कि भेल ने अवहनन ये शब्द दिया पकवासे की जगह, भेल पकवासे की जगह अवहनन लिखा। काश्यप का नंबर 13 है, उन्होंने अधरगुद उत्तरगुद के स्थान पर गुद लिखा और पुरुषाधार का उल्लेख नहीं किया। संग्रह के 8 और हृदय के 11, हृदय के 11 में तीन एक्स्ट्रा है, क्लाउडिना यानी क्लोम, डिम्ब और नाभि। नेक्स्ट देखोगे शरीर में छिद्र कितने होते हैं। ठीक है, तो विमान स्थान में, क्योंकि आपको उनका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा है अभी, स्रोतस कौन कौन से हैं वो मैंने छोड़ दिया है पार्ट, तो आपने नहीं देखा है, तो यहाँ भी बेसिक ही लिखा है। ठीक है, वहां ये बात वरना डिस्कशन में आ गई होती कि सुश्रुत के शरीर में छिद्र जो है वो 9 है, मेल में, पुरुषों में, और 12 है फीमेल में। ये क्या है, बाह्य छिद्र। ठीक है, बहिर्मुख स्रोतस भी कहते हैं इनको, तो बहिर्मुख स्रोतस भी लिख सकते हो चाहो तो इसको। तो सुश्रुत के 9 है मेल में और 12 है फीमेल में। शारंगधर ये संख्या बढ़ जाती है एक एक, क्यों, उन्होंने ब्रह्मरंध्र एक्स्ट्रा माना है, तो दोनों में ये बढ़ जाएगा। तो पुरुषों में 10 और महिलाओं में 13 होता है बहिर्मुख स्रोतस। अगला जो श्लोक है इसका रेफरेंस आज भी इतना ही जरूरी है, इसको बिल्कुल याद रखोगे, चरक शारीर साथ। तो लिख रहे हैं, शरीर अव्यवास्तु परमाणु भेदेन अपरिमेय संख्या भवन्ति, कि शरीर के अवयव परमाणु भेद से अपरिमेय संख्या होता है। याद रखना, चरक शारीर साथ। इसी के साथ वो सवाल भी अपना रिकॉल कर लेना कि शरीर में रस रक्त आदि धातुओं का कोई निश्चित परिमाण नहीं होता सुश्रुत, अपरिमित पदार्थ सुश्रुत, वो भी दोनों बात याद रखोगे। अब क्योंकि मैक्सिमम चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं जब सुश्रुत पढ़ेंगे शारीर, सब चीजों के नंबर वहां पढ़ेंगे हम लोग, इवन चरक के नंबर भी वहीं पढ़ते हैं ज्यादातर जो काम के हैं। फिर भी यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उन पे एक नजर डाल लेते हैं, चलो रीडिंग लगा देता हूँ उसकी मैं। तो इसके बाद जो कहा जाएगा उसका प्रत्यक्ष नहीं होता था, उनका निर्देश में नहीं किया गया, इसलिए वे केवल तर्क से जाने जा सकते हैं। जैसे स्नायु की संख्या 900 है, तो ये नंबर देख लेना, स्नायु 900 होता है, इसलिए तो लिख के छोड़ दिया। धमनियां कह रहे हैं 200 है, वो देखो धमनियां 200, 200। पेशियां इनकी 400 है, ये जरूरी है क्योंकि सुश्रुत में देखोगे पेशियां 500 है, तो ये भी याद रख लेना, पेशियां 400 है, धमनियां भी याद रख लो 200, ये भी जरूरी है। धमनियां 200, पेशियां 400 है। मर्म 107, आपको लगता हो कि चरक मर्म नहीं जानते थे, तो ऐसा नहीं है, पूरा ज्ञान था हमको। 107 मर्म है। ठीक है, 200 संधियां हैं, जितनी धमनियां उतनी ही संधियां हैं, 200। और 29956, अगर नंबर नहीं पढ़ पा रहे हो तो लिख लेना, 29956 इतनी सिरा और धमनियों के अणु रूप से विभाजित हुए सूक्ष्म मुखाग्र हैं। उनके कह रहे हैं इतने मुखाग्र हैं उनके, यानी कि ओपनिंग्स कह लो आप, सिरा और धमनियों की, 29956। कह रहे हैं इतने ही केश दाढ़ी रोम ये सब है, मतलब जो हेयर है, मतलब इतना ही है, और तो कुछ नहीं है। आगे देखिए, ये षड धातुआत्मक पुरुष के भाव,
अगेन इसमें भी कुछ देखना नहीं है ऐसा। समझ ही आ रहा है, इसमें कोई ऐसा है नहीं बेटा रटने जैसा, नॉर्मल चीजें हैं। अभी स्रोतस है, मान लो आप जानते ही हो कि स्रोतस एक तरीके से क्या होता है, छिद्र ही होता है ना। तो इसीलिए वो अंतरिक्ष से बने, अंतरिक्ष का गुण है ना शोषित रहता, हमने देखा था। तो कुछ खास चीज ऐसी है नहीं कि यहाँ रटी जाए। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम जाति सूत्री अध्याय। तो लास्ट चैप्टर आपका शारीरिक स्थान का यहाँ से शुरू होता है। देखिए, जाति सूत्री अध्याय। तो सबसे पहले उद्देश्य क्या है, ये पुंसवन का या फिर शारीरिक स्थान पढ़ने का, कोई भी पूछे आपसे तो सबका एक ही जवाब है, श्रेष्ठ संतान कैसे हो, ये है उद्देश्य। ठीक है। नेक्स्ट लिखा रजा श्राव काल कितने दिन का होता है। तो सुश्रुत वाग्भट भाव प्रकाश 3 दिन, चरक 5 दिन, हारित भेल 7 दिन, मॉडर्न का 3 से 5 दिन। तो चरक 5 है और सुश्रुत वाग्भट जो है उनका 3 दिन है। तो मॉडर्न का इन दोनों को मिला के 3 से 5 दिन। हारित भेल उनके अनुसार 7 दिन, रजा श्राव काल, हारित और भेल 7 दिन। अब यहां से ना पूरी इस तरह बात होगी कि भाई रजस्राव काल है, शुरू की 3 रात्रि जो है मेनली वर्जित होती हैं। फिर उसके बाद की मैथुन हुआ, फिर संतान उत्पत्ति। तो उस क्रम में इस तरह आगे बढ़ेंगे। फिर उसमें भी कि अगर वो वाला टाइम भी आएगा पुंसवन वाला, 3 महीने से पहले पहले का, कि अगर आप चाहते हो कि मेल संतान है और आप चाहते हो नहीं फीमेल संतान हो तो क्या करना चाहिए, कि या फिर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो मेल संतान चाहिए और ऐसा है कि गर्भ में फीमेल संतान, तो कैसे वो वहां तक भी चीजें चेंज हो जाती हैं आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो सब पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। तो पहले कह रहे हैं मैथुन पूर्व, यानी वो अर्ली टाइम की बात चल रही है अभी, शुरुआत से बिल्कुल। तो मधुर औषध से शीर घृत लेना चाहिए। और पुरुषों के लिए कह दिया, ये बात जो है स्पेशली, और स्त्रियों के लिए कह दिया तेल और माश का प्रयोग करना चाहिए। तो कुल मिला के याद रखोगे कि मैथुन पूर्व पुरुषों के लिए घृत बताया हुआ है और स्त्रियों के लिए तेल बताया हुआ है। तेल और माश, माश यानी उड़द। और उसमें भी काश्यप ने क्या किया, माश की जगह मांस। अगेन वही कॉपी पेस्ट में गलतियां थोड़ी थोड़ी करते रहते हैं हर जगह। तो मांस की जगह मांस, काश्यप। स्त्री 3 दिन ब्रह्मचारिणी रहे, 3 दिन के बाद स्नान करे। पुरुष और स्त्री शुक्ल वस्त्र धारण करें। अब देखो ये चीज जरूरी है कि युग्म दिनों में मैथुन से पुत्र की प्राप्ति होती है और अयुग्म दिनों में मैथुन से स्त्री की प्राप्ति होती है, संतान। है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेट का मतलब कि आज 12 तारीख है, आज 13 तारीख है, 14 तारीख है। मतलब है कि जो 28 दिन की साइकिल एक होती है, उस साइकिल की बात कर रहे हैं कि उसमें जो इवन नंबर्स हैं तो उनमें मैथुन से पुत्र संतान की प्राप्ति, और आयुग्म यानी जो ऑड नंबर्स हैं उनमें मैथुन करने से स्त्री संतान की प्राप्ति होती है, याद रखेंगे। न्यूब्ज अवस्था में, मतलब स्त्री की अवस्था की बात कर रहे हैं, तो स्त्री अगर न्यूब्ज अवस्था में मैथुन करे तो वात की वृद्धि, दक्षिण पार्श्व में यानी राइट लेटरल तो कफ की वृद्धि, वाम पार्श्व पित्त की वृद्धि, और उत्तान अवस्था में बीज ग्रहण। तो ये पूछा ऐसे भी जाता है कौन सी अवस्था श्रेष्ठ मानी गई है। ठीक है, तो उत्तान अवस्था, ये याद रखोगे, इन पे भी सवाल है कि न्यूब्ज अवस्था से किस दोष की वृद्धि होती है। तो वात की, दक्षिण पार्श्व से कफ की, वाम पार्श्व तो पित्त की, और उत्तान अवस्था बीज ग्रहण की अवस्था है वो। पुरुष दक्षिण पाद प्रथम बिस्तर पर रखे और स्त्री वाम पैर से बिस्तर पर जाए। स्त्री रजत और कांसे के पात्र में आर्तव श्राव के 4 दिन से लेकर 7 दिनों तक श्वेत पुत्र वाली श्वेत गाय का दुग्ध पिए। है ना। तो ये भी उन्हीं चीजों में से है कि इससे मेल संतान प्राप्त होती है, इस तरह की बात है। तो 7 दिनों के लिए कहा गया है, आर्तव श्राव काल के 4th डे से शुरू करके 7 दिनों तक श्वेत पुत्र वाली श्वेत गाय का दुग्ध ले। स्थाली पाक प्रथम उल्लेख सुश्रुत, भानुपाक प्रथम उल्लेख संग्रह, पढ़ा चुका हूं आपको ये भी। नेक्स्ट है पुत्रेष्टि यज्ञ। तो यज्ञ करना है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो अग्नि के दक्षिण भाग में कह रहे हैं ब्रह्मा की स्थापना करनी है, और पश्चिम भाग में स्वयं बैठे, तो अग्नि के पश्चिम में बैठना है स्वयं जब ये पूजा होगी।
शूद्रों के लिखा है कि वो मात्र नमस्कार करें, मंत्र इत्यादि का प्रयोग ना करें, ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखोगे, रजा श्राव काल में वात दोष की वृद्धि होती है, ऋतु काल में कफ दोष की, और ऋतु व्यतीत काल में पित्त दोष की वृद्धि होती है। ये याद रखने की बात है। सबसे कॉमन सवाल पूछता है इसके ऊपर, रजा श्राव काल, वात दोष की वृद्धि रहती है रजा श्राव काल के अंदर। ऋतु काल में कफ दोष की, तो जिस समय टाइम होता है कह लो प्रेगनेंसी होने के लिए मैक्सिमम फेवरेबल जो कंडीशंस है, उस समय कफ दोष की वृद्धि होती है। और ऋतु व्यतीत काल में पित्त दोष की वृद्धि होती है। ऋतु व्यतीत काल तो पित्त दोष। गर्भ स्थापन औषधियां स्त्री अपने सिर और दक्षिण हाथ पर धारण करें। गर्भ स्थापन वाली औषधियां जो भी बताई गई हैं, उनको सिर पर और दक्षिण हाथ पर बांधना है। नेक्स्ट है गर्भ उपघात कर भाव, ऐसी चीजें जिनसे गर्भ के लिए भय है। तो उत्कट विषम कठिनासन, इसमें नहीं बैठना स्त्री को। अति मात्रा में उष्ण पदार्थों का सेवन नहीं करना, इसको याद रख लेना। अति मात्रा में उष्ण पदार्थों का सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट देखोगे, आशय। तो आशय सुश्रुत में 7 बताए गए हैं। कौन कौन से? वीपी के आर, आमाशय, पक्वाशय और मूत्राशय। वात, पित्त, कफ और रक्त के आशय, फिर आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय। इनको रटना नहीं है, नंबर जरूरी है 7। तो 7 से सुश्रुत, 7 से 7 आशय। इनके कोष्ठांग जरूरी थे कि अग्नि में पके आम खाने से मूत्र में रक्त आता है, हृदय बड़ा फुरफुर। स्त्रियों में कह रहे हैं यहाँ पे 8वां गर्भाशय है जो अतिरिक्त होता है। तो स्त्रियों के शरीर में 8 आशय हैं और पुरुषों में 7 आशय होते हैं। यही लिखा है स्तन्यभय श्रोतस, प्रथम उल्लेख आचार्य सुश्रुत ने किया। स्तन्यभय श्रोतस, दोनों सासा वाले हैं, सास स्तन्य, सास श्रोतस, आंसर में भी सुश्रुत। जबकि स्तन्य आशय का उल्लेख ये शारंगधर द्वारा किया गया। स्तन्य आशय बाय शारंगधर। आचार्य वाग्भट रक्ताशय, कफाशय, अमाशय, पित्ताशय, पक्वाशय, वायुआशय और मूत्राशय, उन्होंने ये बताया। इनका क्रम याद रखना है, वाग्भट का। इनके क्रम पे सवाल आ चुका है, तो लिख लो। जिस तरह मैं याद करता हूँ वो बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। ज्यादा अच्छी ट्रिक नहीं है मेरी इसकी, पहले ही बोल देता हूँ। तो मैं इसको इस तरह याद रखता हूँ कि रोको यानी रक्ताशय, कफाशय। आप ही तो आमाशय, पित्ताशय। पका बम तो पकवाशय, वायु आशय और मूत्राशय। पका बम कि मतलब भाई बॉम्ब जो है पक चुका है, मैं उसको अब संभाल नहीं पाऊंगा, तो आप ही देखो इसको कैसे कंट्रोल करना है ना। तो देख लेना, मतलब उससे पहले पहले नाम से मेरे आंसर निकल जाता है। रोको यानी रक्ताशय, कफाशय। आप ही यानी आमाशय और पित्ताशय, आप ही। पका यानी पकवाशय। बम मतलब वायु आशय, मूत्राशय। इनका क्रम याद रखना, इनका पूछ चुका है कि चौथा आशय कौन सा है, ऐसा करके। काश्यप ने मनुष्यों के कोष्ठ में मल, मूत्र, कृमि, पक्वाशय, आमाशय, कफाशय, पित्ताशय ये पृथक पृथक होते हैं, ऐसा कहा है। तो एक जरूरी बात आती है कि कृमि आशय, सवाल इसी पे आता है कि कृमि आशय का उल्लेख किस आचार्य ने किया है। तो आचार्य काश्यप ने, कि कृमि का भी अपना एक आशय होता है जहां रहते हैं वो, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्त्रियों के कोष्ठ में गर्भाशय होता है एक अतिरिक्त, वो भी कहा है इन्होंने। और गर्भाशय के बारे में लिख रहे हैं, तेषाम अधस्ताद विपुलम श्रोत कुंडल संस्थिता जरायुणा परिवीतम सा गर्भाशय उच्यते। कि नीचे की तरफ एक स्रोतस होता है जो जरायु से घिरा हुआ होता है, उसको गर्भाशय बोलते हैं, ऐसा श्लोक आया है इनका। नेक्स्ट, आचार्य भाव प्रकाश, स्त्रियों में एक आशय अधिक होने से आर्तव को सातवीं धातु कहा है। ठीक है ना, तो आर्तव सातवीं और शुक्र आठवीं धातु है इनकी। अगले जो 3 शब्द लिखे हैं ना, उनके सामने जो 3 वर्ड, 3 लाइनें लिखी हैं, मतलब वो बिल्कुल रट लेनी है। कि दोष को शक्ति रूप द्रव्य कहा गया, धातु को शक्ति युक्त द्रव्य कहा गया, और मल को शक्तिहीन द्रव्य कहा गया। सुश्रुत में जब हम पढ़ेंगे ना, तो टीका में ये पॉइंट्स मिलते हैं। श्लोक में नहीं है ऐसा, लेकिन टीका में है, लेकिन इस पे सवाल आ चुका है। तो ऐसे ही याद रखना है कि दोष क्या है? शक्ति रूप द्रव्य। धातु क्या है? शक्ति युक्त द्रव्य। अगर भूलो तो ऐसे कर सकते हो कि देखो, धातु इसमें ता आता है, तो इसमें जो है युक्त वाला वर्ड है, ता वाला। धातु शक्ति युक्त है मतलब, और दोष जो है वो शक्ति रूप है।
और मल शक्तिहीन द्रव्य। मल शक्तिहीन द्रव्य। षड धातुआत्मक पुरुष के 56 भाव होते हैं और प्रत्यंगों की संख्या भी 56 है, आपने देखी है। ठीक है, काश्यप के 87 है, बाकी दो 56 ही पढ़ते हैं हम लोग। थक गए, नहीं थके आज? अगर थक गए हो तो कोई बात नहीं है, अभी थक सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो पढ़ाऊंगा ना, उसमें नहीं थकना, ये तय कर लेना है, क्योंकि शारीरिक स्थान इसके बाद शुरू हो रहा है। और जितना आप बोर हुए होगे अब तक, किस चैप्टर में इतने बोर हुए होगे? उम्मीद करता हूँ पढ़ाने के तरीके से अपने बोर तो नहीं होने दिया होगा आपको ज्यादा अभी तक। लेकिन फिर भी शुरुआत में जो पहला चैप्टर होता है ना, उसमें लोग बोर हो जाते हैं, तब भी ना चाहते हुए भी। तो जितना वहां बोर हुए होगे या जितना वो मुश्किल लगा होगा, तो उसको बस 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो उतना वो वाला पार्ट होता है शारीरिक स्थान सुश्रुत का। क्योंकि उसमें क्या है, टोटल आपकी मेहनत है, मेरी मेहनत तो उसमें बहुत कम होती है, मुझे तो बस रीडिंग लगवाते चले जाने हैं। लेकिन आपकी डेली की मेहनत उसमें, कि आपने रिवीजन कितना किया, कितने मेहनत से पढ़ रहे हो, रात में कितना रिवीजन चल रहा है, क्लास के बाद कितना रिवीजन चल रहा है, वो बेटा बहुत मायने रखेगा वहाँ। चरक में तो कुछ नहीं है, तो पूरा हवा हवा में है। चरक संहिता, शारीरिक स्थान हो चाहे सूत्र हो, इनमें मेन चिकित्सा में थोड़ी सी मेहनत पड़ती है। लेकिन सुश्रुत का जो पार्ट है, शारीर, फिर उनका शालाक्य भी, उनका सूत्र भी, उसमें वो चीजें हैं जो सीधे याद की जाती हैं, एग्जैक्ट याद की जाती हैं। वो ऐसे ध्यान नहीं आती कभी भी कि सर ने क्या कहानी सुनाई होगी या हमने क्या बात की होगी। वहां तो सीधा है कि मुझे आता है, मुझे नहीं आता है। ठीक है ना, तो बहुत स्कोरिंग है सुश्रुत संहिता, और बहुत ज्यादा स्कोर को कम करने वाली चीज भी है। मैथ समझ लो उसको, नंबर है क्योंकि वहाँ। ठीक है ना, तो अभी बोर हो लो, हल्का सा चलेगा। मतलब एक दिन और मानो कि हल्का सा आप आलसी हो सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर हुए, तो सुश्रुत कब शुरू होगा कब खत्म हो जाएगा आप ये सोचते रह जाओगे, अगर आपने एक दो क्लास में मिस किए। मैं फिर कह रहा हूँ, अपना टाइम बिल्कुल भी खराब मत करना जब सुश्रुत शारीर चल रहा हो। जब तक वो खत्म ना हो जाए ना सुश्रुत शारीर, तो अपने उतने दिनों में मेहनत पूरी मन से करना। ठीक है, वरना पकड़ नहीं पाओगे सुश्रुत को। एक बार निकला जिसके हाथ से सुश्रुत, वो नहीं पकड़ पाता शारीरिक स्थान। वो बहुत बोरिंग है, अकेले पढ़ने की हिम्मत भी नहीं होगी दोबारा, ये भी बता दूंगा। है ना? यकीन ना हो तो देखो, सवाल जवाब अभी करा लेता हूँ, पता चल जाएगा। चलो मुस्कान, 5 सवाल कर लो रोहित से, शारीर के। सर नोट से कर लूं? हाँ, नोट से कर लो। नोट। नोट से पूछ लो, और टफ पूछना जो बता ना पाए रोहित। सर पूरे से, मतलब हाँ, और जितना भी क्या। है पोर्शन। मैंने हमेशा कह रखा है, शारीर तो रिवीजन में रहना चाहिए, वो इस चीज ही नहीं है कि हम नहीं पढ़ा हमने। चलो रोहित बता दो, मध्य शरीर में संधियों की संख्या कितनी है? देखो, मैंने एक सवाल पहला, बाउंसर। 200 हैं। मुस्कान बताओ, 200। मुस्कान बताएगी 200 गलत है है। सर चरक की और संधियों की सूत्रक की टोटल 200 है। मुस्कान जवाब बताओ, मध्य शरीर में कितने हैं बस? मैंने टोटल कहा। तो 210 होती हैं। हम्म। फिर उसके बाद जो 98। हम्म, शायद 68, 59, 83 ऐसा है मेरे ख्याल से, 68, 59, 83। अब बोलो, ठीक है हाँ मेरा हाँ जवाब? हाँ सर सर सर। सही है ना? चलो कोई बात नहीं, सवाल पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है मुझे कि हाँ देखो भूल चुके हो। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ बाकी लोगों को भी, आपको। ठीक है, कि देखो इन लोगों को भी याद नहीं है, और ये जो मैंने सवाल पूछा ना, तो ये लोग जानते हैं कि जब मैंने पढ़ाया होगा और आपको भी जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि बहुत जरूरी बात है कि कहाँ कितनी संधियां हैं। बाकी उसके अंदर का मैटर में याद करने को कहता ही नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये लोग भूल गए। और ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आया होगा, जहां तक इन लोगों ने टेस्ट दिया होगा तब भी आया होगा, इसके बाद भी गलत जवाब दिया। ठीक है, तो ऐसा होता है शारीरिक स्थान। आपने रिवीजन नहीं किया या आपने ठीक से पढ़ा नहीं, तो बेटा पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी लापरवाही मत करना, अपनी जो भी छुट्टियां, कहीं घूमना, कुछ भी काम हो, वो शारीर तक के लिए टाल देना। अब शारीर जब हो जाए उसके बाद ही।
ठीक है, शारीर के टाइम में सिर्फ शारीर पढ़ना है। चलो अभी फिलहाल जो अब तक पढ़ा है, मैं यहाँ से कुछ सवाल कर रहा हूँ, जिसको पूछूं वो जवाब देना, थोड़ा रिवीजन हो जाए। फर्स्ट, लक्ष्मी। यस सर। लक्ष्मी बताओगे बेटा, वेदना का अधिष्ठान क्या है? सर सुख, वो देह और मन। देह मन, लेकिन इंद्रियों के साथ है ना, वो भी तो लिखा है, इंद्रियों के साथ, इंद्रियां भी है साथ में, याद रखना। यस सर। नेक्स्ट बोलोगे, रूपाली। बेटा क्षेत्रज्ञ से क्या, यस। क्षे, क्षेत्रज्ञ से क्या समझते हो? क्षेत्रज्ञ क्या है? नहीं? यामिनी? नहीं पता सर। अंशुल, क्षेत्रज्ञ क्या है? सर जैसे कि क्षेत्र हमारा शरीर हो गया और उसमें रहने वाले जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ हो गई। ठीक है ना, तो क्षेत्रज्ञ आत्मा होते हैं। नेक्स्ट बताएंगे, वंदना। बेटा अंतःकरण चतुष्टय क्या है और किसने उल्लेख किया है इसका? अंतःकरण चतुष्टय, वंदना। सर ये 4 होते हैं। तो चार ही होंगे, जब नाम ही चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय। कौन से चार होते हैं, किसने दिए हैं? वरना बेटा याद नहीं गलत, आ रहा। गलत बात है। देखो ये बहुत ज्यादा, कि सवालों के ज्यादातर जवाब नहीं आते। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा है जो इस बार एग्जाम नहीं देगा, जो इस बार पीजी का एग्जाम नहीं देने वाला है, इस साल नहीं दे पाएगा? कौन है ऐसा हमारे बीच? सर मैं नहीं दूंगी। अंशुल। और कोई? मैं मनीष। अंशुल, मनीषा। सर मैं। ये कौन तीसरा में था, बंदा थी? सर। यस सर। ठीक है, अंशुल, मनीषा, वंदना। ठीक है, चलो तो आप लोग के लिए इतना नहीं बनता अभी, चलो मैं डांटू ना, मैं डांटने के लेवल पे नहीं आता है ना। अभी आप लोग थोड़ा सा लापरवाह हो सकते हो जाओ तो, लेकिन इस इन तीनों के अलावा मतलब बाकी सारे लोग ऐसे हैं कि आपके पास एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, तो कोई एक्सक्यूज रखना मत, क्योंकि मैं डांटूंगा भी, मैं कहूंगा भी, क्योंकि मेरा टाइम ज्यादा है नहीं। ठीक है, सूरज, पढ़ाई चल रही है सही? बीच में एक दो क्लास में नहीं थे? जी सर। सर वो थोड़ा चल, पीने का काम था ना मेरा। ठीक है, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह बिल्कुल कंटिन्यू रखो सही से, अच्छे तरीके से, है ना। देखो जब एग्जाम आएगा ना सूरज, जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, एमओ के लिए मेनली, तो ऐसा नहीं है कि बहुत समय मिलेगा। ठीक है, वो एकदम से ही होगा कि हाँ एग्जाम की डेट आ रही है और एकदम से सब कुछ हो रहा है, तो तब समय नहीं मिलता। तो तैयारी पहले से ऐसी रखो कि एग्जाम आए तो बस एक बार सर निगाह दौड़ानी है सब चीज़ों के ऊपर, और तैयारी हो जाए अपनी। ठीक है, और सूरज आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है पहले, तो गाइड जरा क्वेश्चन लगाना शुरू कर लो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी चीज़, पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन लगाना। ठीक है, ठीक है, चलो इतना रखते हैं आज के लिए, थैंक यू, कल मिलेंगे।